U87 हिंदी। यहाँ तक कि यह छोटा सा राक्षस, जिसे शैतानी प्राणी कहा जा सकता है, अपने बारे में कुछ नहीं कर सकता था। भेड़ सींग वाला राक्षस महुआ द्वारा सताया जा रहा था, फिर भी अपनी भक्ति और दिव्य भगवान के आशीर्वाद के कारण उसे गर्व महसूस हो रहा था। उसने व्यंग्य किया, अपना प्रयास व्यर्थ मत करो, तुम दूध नाक वाले छोटे भूत, मात्र बदमाश, तुम महान जंगल के स्वामी की शक्ति को कैसे समझ सकते हो। महुआ थोड़ा गुस्से में था। वह भौचक्का हो गया और अचानक उसकी आंखें चंचलता से घूम गईं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाता हूँ। दानव राक्षस चौंक गया और उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि महुआ उसे सचमुच कुछ अच्छा दिखा सकता है। दैत्य राक्षस ने ठंडे स्वर में कहा, कोई भी चालाक योजनाएं खेलना बंद करो, दिव्य भगवान के सामने सब कुछ। लेकिन महुआ ने उसकी बात नहीं सुनी और इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसने उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ लिया और उसे ताओवादी स्तंभ के सामने खींच लिया। दोपहर के 1 बज चुके थे और ताओवादी स्तंभ अब प्रकट हो सकता था। महुआ ने दानव राक्षस का सिर ताओवादी स्तंभ पर दबाया और आदेश दिया, नजर रखना। यद्यपि दानव राक्षस को विश्वास नहीं था कि ऐसी कोई चीज है जो दिव्य भगवान की सुरक्षा को तोड़ सकती है, फिर भी वह महुआ से आशंकित था और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी, किसी भी चीज को देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। महुआ ने एक पल सोचा और फिर कहा, तुम्हारा ईश्वरीय भगवान एक चूहे की तरह है, धूर्त और शर्मनाक, जिसमें कोई शर्म नहीं है। हमेशा दूसरों के पीछे छिपते रहते हैं, एक सिकुड़ते कछुए की तरह। नहीं, आपने कहा कि यह अभी तक जागा नहीं है, इसलिए ये शीत निद्रा में होगा। इतना लंबा जीवन, 1000 साल का कछुआ, 10,000 साल का कछुआ, क्या तुम्हारा ईश्वर कछुआ है या कछुआ? महुआ की मीठी बातों से क्रोधित होकर भेड़ सींग वाला प्रवर्तक अंततः इसे और सहन नहीं कर सका। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और तुरंत ही जम गया। उसकी आंखों के सामने एक भयंकर घातक थंडर पैटर्न था। भेड़ सींग वाले राक्षस के हृदय का क्रोध तुरंत समाप्त हो गया और असीम भय उमड़ पड़ा। डकैती थंडर, डकैती थंडर। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, विश्वास करने में असमर्थ। ये छोटा सा भूत किस तरह का राक्षस था? उसकी चेतना के सागर में डकैती की गड़गड़ाहट कैसे समाहित हो सकती है? आप, भेड़ सींग वाला प्रवर्तक अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने थंडर पैटर्न को हल्का सा टिमटिमाते हुए देखा, जिससे उसकी आभा का एक संकेत प्रकट हुआ, जिससे एक हल्का थंडर फ्लो उत्पन्न हुआ जिसने उसकी चेतना को तुरंत मिटा दिया। इसके साथ ही महान जंगल के स्वामी द्वारा संरक्षित इसके अविनाशी मेले के सींगों ने भी किसी भी अमर दिव्य विचारों को तुरंत नष्ट कर दिया। राम सींग वाली खोपड़ी में कई दरारें थीं। महुआ ने जल्दी से इसे थंडर पैटर्न से अलग कर लिया और एक साधारण मोड़ के साथ उसने आसानी से इसे खोल दिया और खोपड़ी से हल्के सुनहरे दिव्य विचार तरल की एक लकीर रिसने लगी। महुआ आश्चर्यचकित था, क्या ये अस्थि मज्जा है? पीली सुनहरी अस्थि मज्जा। महुआ ने अस्थि मज्जा को घूरा, काफी देर तक हिचकिचाया लेकिन खुद को रोक नहीं सका, अपनी तर्जनी उंगली उसमें डुबोई और उसे चखा। ये बेस्वाद था, लेकिन बनावट अच्छी थी। उसमें निहित दिव्य विचार प्रबल नहीं थे, लेकिन खाने के बाद एक बहुत ही रहस्यमय अनुभूति हुई। मानो वह 9वें स्वर्ग के ऊपर निवास करने वाला शक्तिशाली देवता हो और सभी जीवों पर दृष्टि रखता हो। और ये सभी जीव मात्र चींटियां, मात्र आवारा थे। वे उसके बलिदान थे। महुआ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, इन विचित्र और बेतुके विचारों को दूर कर दिया और फिर ध्यान से खुद का निरीक्षण किया। तभी उसे पता चला कि उसकी दिव्य चेतना सत्ता में न जाने कब पीले सुनहरे रक्त के निशान आ गए थे। हालांकि बहुत ही धुंधला, इतना धुंधला कि केवल वही उसे देख सकता था। महुआ ने भौहें चढ़ाईं। क्या ये स्वर्णिम अस्थि मज्जा सचमुच दिव्य विचार हो सकती है? क्या दिव्य इंद्रियों के रक्त का यह अंश उन दानव राक्षसों के दिव्य भगवान से आया है, जिन्हें महान जंगल का स्वामी भी कहा जाता है? और ये दानव राक्षस यूएर पर क्यों अड़े हुए थे? क्या वे यूएर को बलि के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे? महुआ की निगाहें गंभीर हो गईं। इन सब के बीच उसे हमेशा ऐसा लगता था कि यूएर, शांगुआन परिवार और यहाँ तक कि पूरे कियान राज्य पर एक बहुत बड़ी साजिश मंडरा रही है। लेकिन वास्तव में यह क्या था, उसे अभी भी कोई सुराग नहीं था। कोई बात नहीं, एक एक कदम, बस वही करो जो मुझे करना है। बर्बाद न करने के सिद्धांत का पालन करते हुए महुआ ने शेष बची हुई सारी पीली सुनहरी अस्थि मज्जा पीली। चूंकि यह डकैती थंडर द्वारा मारा गया था, भले ही अस्थि मज्जा में वास्तव में जंगली भगवान के दिव्य विचार शामिल थे,
वे समाप्त हो गए होंगे, केवल शुद्ध, कुछ हद तक दिव्य भावना को छोड़कर। यह एक महान टॉनिक था। मोहुआ ने मेरे के सींग वाली खोपड़ी को पकड़ा, अस्थि मज्जा पिया, अपने होंठ चाटे और पूरी तरह संतुष्ट महसूस किया। उसके शरीर में हल्के सुनहरे रक्त के निशान भी थोड़े बढ़ गए। इस प्रकार सभी दानव राक्षस उसके द्वारा पूरी तरह से खा लिए गए, यहाँ तक कि हड्डियां और मज्जा भी नहीं बची। पेट भरकर खाने और अच्छा खाना खाने के बाद बहुत देर हो चुकी थी और मोहुआ बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। मोहुआ अपनी चेतना के सागर से बाहर निकला और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि एक नर्म कंबल ने उसे ढक रखा है। एक सज्जन महिला उसके बगल में खड़ी थी, चिंतित दिख रही थी, वह आंटी वान थी। दूर कुछ बुजुर्ग जैसे दिखने वाले कई किसान चुपचाप बहस कर रहे थे। यह अवश्य ही कोई दुष्ट राक्षस होगा। जब इतने सारे महान साधक गु परिवार की रक्षा कर रहे हैं, तो एक दुष्ट राक्षस कैसे प्रकट हो सकता है? तुम समझ नहीं रहे हो। दुष्ट राक्षस सभी एक जैसे नहीं होते। एक बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, रहस्यमय मत बनो, मैं कई 100 वर्षों से जीवित हूं, मैंने क्या नहीं देखा। कोई अदृश्य दुष्ट राक्षस कैसे हो सकता है? ये अदृश्य नहीं है, ये दिव्य इंद्रियों द्वारा पता लगाने योग्य नहीं है। हास्यास्पद, स्वर्ण कोर और पंख परिवर्तन की दिव्य भावना अभी भी पता नहीं चल पाए। ये तो सुअर के आगे मोती फेंकने जैसा है, मैं आपसे तर्क नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह स्वर्गीय गुप्त कारण और प्रभाव। वह बच्चा, उसे साधना में अवश्य ही कोई बाधाएं होगी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह यह अवश्य ही कोई दुष्ट राक्षस होगा जिसने आक्रमण किया है, चेतना के सागर को क्षति पहुंचाई है तथा दिव्य इंद्रियों को धुंधला कर दिया है। उसके काले माथे और चेहरे पर छाए उदासी को देखो, वह बेहोश है और यदि हमने उसका शीघ्र उपचार नहीं किया तो मुझे भय है कि खतरा गंभीर हो सकता है। उस आदमी के शब्द अचानक रुक गए, क्योंकि उसने देखा कि मोहुआ जाग गई थी। बाकी सभी लोग भी स्तब्ध और अवाक थे। केवल चिंतित वेनरेन वान ने खुशी दिखाए, मोहुआ, क्या तुम ठीक हो? मोहुआ ने सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ। वेनरेन वान एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर धीरे से पूछा, क्या सिर्फ आपने किया? मोहुआ ने कहा, मैंने अभी एक बुरा सपना देखा। मेरे सपने में कई राक्षस घुस आए थे जो मुझे खाना चाहते थे, लेकिन वे मेरे सामने कुछ नहीं थे और मैंने उन सभी को मार डाला। वेनरेन वान की अभिव्यक्ति जटिल थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। आसपास के बुजुर्गों के भी अलग अलग भाव थे। कुछ लोग भावशून्य थे, मोहुआ की बातों को महज स्वप्न की बातें समझ रहे थे। कुछ लोग हंस रहे थे और सिर हिला रहे थे, इसे बचकानी बातें समझ रहे थे, और अन्य लोग ये सोचकर उपहास कर रहे थे कि मोहुआ केवल बकवास कर रही है। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि मोहुआ ने जो कहा वह वास्तव में सच था। मोहुआ ने उनके हाव भाव देखे और थोड़ा असहाय महसूस किया। इसमें कोई मदद नहीं थी, आजकल सच बोलने पर विश्वास नहीं किया जाता था। वेनरेन वान ने फिर भी चिंता के साथ कहा, क्या तुम सचमुच ठीक हो? मोहुआ मुस्कुराया, चिंता मत करो चाची वान, और इसके अलावा। उसने अपना सिर घुमाया, बिस्तर पर लेटी यूएर को देखा, उसकी भौहें शिथिल थीं और उसका चेहरा शांत था, और उसने धीरे से कहा, उद्धरण चिन्ह यूएर को भी अच्छी नींद आई। वेनरेन वान चौंक गई, फिर यूएर की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति पानी की तरह नर्म और सुंदर थी, और उसके दिल में पत्थर धीरे धीरे गिर गया। हाँ, यूएर आखिरकार अच्छी नींद आए। फिर उसने मोहुआ की ओर देखा, उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थीं। हर कोई अभी भी यूएर के पक्ष में रहा। मोहुआ के साथ हुई घटना चौंकाने वाली थी, लेकिन हानिरहित थी, और वे इसका विवरण नहीं जान सके, इसलिए उन्होंने इस पर और सवाल नहीं उठाया। केवल कुछ बुजुर्ग ही मोहुआ की ओर देख रहे थे, उनकी आंखें एकाग्र थीं, मानो वे गहरे विचार में डूबे हों। भोर हो गई, सुबह की चमक आसमान में भर गई, खिड़की से अंदर आ रही थी। यूएर ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसकी नजर कुछ धुंधली थी, फिर उसे कुछ याद आया, उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और देखा कि मोहुआ वास्तव में उसके बगल में है। यूएर के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। मोहुआ भी धीरे से मुस्कुराया। यूएर रात भर शांति से सोती रही, वह काफी बेहतर दिख रही थी और उसे खाने की भूख भी थी। हालांकि उसने कुछ ही निवाले खाए थे कि उसने मोहुआ की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मोहुआ के साथ रहना अधिक आश्वस्तकारी लग रहा था। मोहुआ ने ड्राइंग फॉर्मेशन पर काम नहीं किया और इसके बजाय दिन के अधिकांश समय यूएर के साथ खेलने में बिताया।
शाम तक मुहुआ फिर से यूएर के पास था। रात शांत और शांतिपूर्ण थी। मुहुआ को आश्वस्त तो महसूस हुआ, लेकिन साथ ही कुछ अफसोस भी हुआ। आश्वस्त हो गया क्योंकि यूएर फिर से अच्छी नींद सो सकता था। अफसोस इसलिए क्योंकि उसकी अपनी दिव्य संवेदना का राशन खत्म हो चुका था। और यूएर रात भर मीठी नींद सोकर अधिक उत्साहित थी, उसका चेहरा अब उतना पीला नहीं था। लेकिन अगले दिन मुहुआ को संप्रदाय में वापस लौटना पड़ा। उनकी 10 दिन की छुट्टी केवल 2 दिन की थी। यूएर ने अपना छोटा सा सिर झुका लिया, कुछ हिचकिचाहट के साथ मुहुआ के पीछे दरवाजे तक चला गया। मुहुआ ने उससे वादा किया कि जब उसके पास समय होगा तो वह फिर से आएगा, और उसके बाद ही यूएर थोड़ा खुश हुआ। वेनरेन वान ने मुहुआ को बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन, कुछ प्रशिक्षण पुस्तकें और आभार व्यक्त करने के लिए ब्रश दिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कुछ चल रहा है। वह काफी देर तक हिचकिचाती रही और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मुहुआ, लेकिन वह अनिश्चित थी कि आगे कैसे बढ़े। मुहुआ को पता था कि वेनरेन वान किस बात को लेकर चिंतित थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी वान, अगर यूएर को फिर से बुरा सपना आया तो मैं आकर उसकी जांच करूंगी। वेनरेन वान पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, फिर राहत महसूस की और मुहुआ को और भी अधिक कृतज्ञता से देखने लगा। ... इसके बाद मुहुआ गु परिवार की गाड़ी में सवार होकर ताइक्सु गेट वापस आ गया। संप्रदाय में वापस लौटने पर उन्होंने 2 दिन राक्षसों के एक समूह और भेड़ सींग वाले प्रवर्तक के बुरे विचारों को परिष्कृत करने और अवशोषित करने में बिताए। इसके बाद उन्होंने अपने ताओवादी हृदय को सुदृढ़ करने के लिए ध्यान किया। मुहुआ की दिव्य भावना अंततः दायरे को तोड़ते हुए 16 पैटर्न तक पहुंच गई। 16 पैटर्न क्यूई फाउंडेशन मध्य चरण में दिव्य भावना की सीमा थे। 17 पैटर्न फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण के लिए होंगे। 16 से 17 पैटर्न तक की बाधा इतनी मोटी थी कि उसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन मुहुआ जल्दी में नहीं था, उसकी दिव्य भावना का क्षेत्र अब बहुत ऊंचा था और वह कुछ समय के लिए इसे मजबूत कर सकता था। 16 पैटर्न के क्षेत्र में पहुंचकर अब उसके पास बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त दिव्य ज्ञान था, जो कि द्वितीय श्रेणी का 16 पैटर्न था। लेकिन अब उनकी समस्या ये थी कि उनके पास फॉर्मेशन डायग्राम के बदले में पर्याप्त मेरिट पॉइंट्स नहीं थे। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और अधिक मेरिट अंक अर्जित करने होंगे। मुहुआ फिर सीनियर सिस्टर मुरोंग से पूछने गया। मुरोंग कयुन ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, वास्तव में यह एक कार्य है, बहुत कठिन नहीं है और मेरिट अंक भी बहुत अधिक नहीं है, शायद 80 से कुछ अधिक, लेकिन यदि आप चाहें तो जा सकते हैं। मुहुआ ने मुस्कुराते हुए बार बार सिर हिलाया। धन्यवाद वरिष्ठ बहन मुरोंग। 80 से अधिक अंक फिर भी कोई छोटी राशि नहीं। निश्चित रूप से यह प्रथम श्रेणी की संरचनाएं बनाने से बेहतर है। मुरोंग कयुन ने धीरे से कहा, ये कार्य कियानजू राज्य सीमा के बाहर बिशन शहर में स्थित है, जहां पहाड़ियां खड़ी हैं और कई नदियों और नालों से घिरी हुई हैं। मैं तुम्हें विशिष्ट मानचित्र और कार्य संबंधी जानकारी भेजूंगा। यदि आपके पास समय हो तो आप इसे ताइक्सु टोकन में देख सकते हैं। ओह, मुहुआ ने बार बार सिर हिलाया। बिशन शहर वापस आने के बाद उन्होंने कार्य संबंधी जानकारी की जांच की और बिशन शहर के नक्शे को देखा और सोचा कि उन्हें क्या तैयार करना चाहिए। जैसे ही उसने देखा, मुहुआ अचानक रुक गया। उन्होंने देखा कि नक्शे पर बिशन शहर के बाहर एक उजाड़ पहाड़ था जो बहुत परिचित लग रहा था। मुहुआ ने मन ही मन याद किया और फिर महसूस किया कि यह उजाड़ पहाड़ वास्तव में माउंट रुआंग था, जो भगवान पीले पर्वत का टूटा हुआ पहाड़ था। इस उजाड़ पहाड़ की चोटी पर निराश पर्वत देवता भगवान पीले पर्वत का मंदिर स्थित था। लटका हुआ सूखा पर्वत। मुहुआ ने चुपचाप इस पर्वत का नाम नोट कर लिया तथा अपना मिशन पूरा करने के बाद लॉर्ड येलो माउंटेन के दर्शन करने के लिए हैंगिंग ड्राई माउंटेन जाने का निर्णय लिया। ताइक्सु दिव्य विचार तलवार ट्रूजुए के मामले के बारे में भगवान पीले पर्वत के पास निश्चित रूप से उससे छिपाने के लिए कुछ था। उसे जाकर यह बात स्पष्ट करनी पड़ी। संप्रदाय में जीवन घटनाहीन था और 8 दिन बाद 10 दिन के विश्राम का समय फिर आ गया। क्योंकि बिशन शहर थोड़ा दूर था और आना जाना जटिल था, इसमें अतिरिक्त समय लगता था, इसलिए मुहुआ ने 1 दिन की और छुट्टी मांगी। एल्डर मास्टर झुन के समर्थन से संप्रदाय के बुजुर्गों से बात करना आसान था, इसलिए उसे बिना किसी परेशानी के छुट्टी मिल गई। कुल 3 दिन। मुहुआ ने अपना सामान पैक किया और खुशी खुशी अपने कंधे पर स्टोरेज बैग लटकाए सीनियर सिस्टर मुरोंग को ढूंढने चली गई। मिशन अभी भी मुरोंग कयुन द्वारा लिया गया था और मुहुआ भी उनके साथ था।
ये जानते हुए कि मोहुआ एक फॉर्मेशन डायग्राम के बदले में मेरिट पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा था, मुरोंग कयुन ने कहा, यह मिशन मुश्किल नहीं है, इसलिए आपको मिलाकर सिर्फ 3 लोग हैं। आप मेरिट पॉइंट्स का एक बड़ा हिस्सा भी हासिल कर पाएंगे। मोहुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद वरिष्ठ बहन। दोनों ताइक्सू गेट के बाहर की ओर चल पड़े। मोहुआ तेजी से चल रहा था, रास्ते में बीच बीच में बातें करता रहा। 3 लोग। मोहुआ ने एक क्षण सोचा और पूछा, वरिष्ठ बहन, और कौन जा रहा है? मुरोंग कयुन ने उत्तर दिया, ताए आ संप्रदाय से वरिष्ठ भाई फेंग भी। वरिष्ठ भाई फेंग। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई फेंग सौम्य और विनम्र थे और उनमें गहरी साधना थी। ऐसा लगता था कि ताया संप्रदाय में उनका उच्च पद था, और वास्तव में वे पूर्व निर्धारित आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में से एक थे, एक सच्चे बड़े पैर। वरिष्ठ भाई जू और बहन कियान कियान के बारे में क्या? वरिष्ठ भाई जू चोट से उबर रहे हैं, और चूंकि यह मिशन कठिन नहीं है और इसमें ज्यादा मेरिट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें इससे परेशान न किया जाए। जहां तक कियान कियान का सवाल है, मुरोंग कयुन ने रुककर कहा, वह काफी व्यस्त है, इसलिए इस बार इसे भूल जाते हैं। ओह ओह, मोहुआ ने सिर हिलाया। मुरोंग कयुन ने धीरे से आह भरी। कियान कियान हर दिन उससे आग्रह कर रही थी। वह मोहुआ के साथ एक मिशन पर भागीदार बनना चाहती थी और उसने मोहुआ के लिए एक उपहार तैयार किया था, सभी प्रकार की लड़कियों वाली स्कर्ट, हेयरपिन और रूज। उन्होंने कहा कि मोहुआ को तैयार करना, नक्काशीदार जेट के टुकड़े की तरह सुंदर दिखना, निश्चित रूप से बहुत आकर्षक होगा। मुरोंग कयुन को डर था कि वह बहुत आगे बढ़ जाएगी, इसलिए उसने इस बार उसे फोन नहीं किया। लेकिन हुआ कियान कियान उसके कानों को बहुत परेशान कर रही थी, और जब उसने मोहुआ को देखा तो वह मोहुआ की कल्पना करने से खुद को नहीं रोक सकी, जिसने फूलों से ढका एक शानदार ताओवादी वस्त्र पहना हुआ था, और एक पल के लिए वह विचारों में खो गई। बड़ी बहन। उसे विचलित देखकर मोहुआ थोड़ा उत्सुक हो गया। मुरोंग कयुन लाल गालों के साथ होश में आए और हल्के से खांसते हुए बोली, देर हो रही है, हमें जल्दी करनी चाहिए। ओह, मोहुआ को संदेह हुआ, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। जल्द ही दोनों की मुलाकात ओयांग फैंग से हुई, जो ताए आ ताओवादी पोशाक पहने हुए थे। उन्होंने एक घोड़ागाड़ी किराए पर ली और कियानजू राज्य की सीमा से निकलकर कियानजू राज्य की सीमा के बाहर बिशन शहर की ओर चौड़े पहाड़ी रास्ते पर तेजी से चल पड़े। गाड़ी के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज तेज थी, जबकि अंदर शांति और आराम था। मोहुआ खिड़की के पास एक मुलायम कंबल पर लेटे हुए रास्ते के दृश्यों को निहार रहे थे और मुरोंग कयुन और ओयांग फैंग के साथ बातचीत कर रहे थे। इस बार हम एक ऐसे शिष्य को पकड़ने जा रहे हैं जिसने संप्रदाय को धोखा दिया है, मुरोंग कयुन ने कहा। 10 साल से भी ज्यादा समय पहले इस शिष्य ने एक विरासत चुरा ली, एक साथी शिष्य की हत्या कर दी और संप्रदाय से भाग गया। उसका लंबे समय से पीछा किया जा रहा है, लेकिन वह कभी पकड़ा नहीं गया। 10 साल से भी पहले। मोहुआ को कुछ आश्चर्य हुआ। मुरोंग कयुन ने सिर हिलाया। उसने बस कुछ छोटी मोटी विरासतें चुराई थीं, और जिस साथी शिष्य को उसने मारा था वह असल में सिर्फ एक नौकर था। इस घटना से ज्यादा हलचल नहीं मची, इसलिए कोई हलचल नहीं मची, और वह भगोड़ा शिष्य चुपचाप रहने लगा। संप्रदाय छोड़ने के बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गया और उसने अपना परिचय नहीं दिया। ताओवादी न्यायालय कार्यालय भी इसे निपटाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं था, क्योंकि इसमें कोई लाभ नहीं है। मोहुआ ने धीरे से फुसफुसाया। मुरोंग कयुन एक पल के लिए रुका, कुछ असहाय सा, और मोहुआ को हल्की सी घूर कर देखा। सबसे पहले, इसमें बहुत अधिक सुराग नहीं है, और दूसरी बात, ताओवादी न्यायालय में वास्तव में कर्मचारियों की कमी है, इसलिए मामले को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ओह, मोहुआ समझ गया। ओयांग फैंग ने आगे कहा, बाद में बिशन शहर में जी परिवार के खजाने में सेंधमारी हुई। पीछा करते समय चोर, जो कि घिरा हुआ था और हताश था, ने सेवक गोल्ड सैक्ट की एक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी पहचान उजागर हो गई। बिशन शहर में जी परिवार ने सेवक गोल्ड संप्रदाय से स्पष्टीकरण की मांग की। सेवक गोल्ड सैक्ट ने चोरी की गई विरासत रजिस्टरों को अपने रिकॉर्ड के साथ क्रॉस रेफरेंस किया और पता चला कि चोर वही शिष्य था जिसने 10 साल पहले उन्हें धोखा दिया था। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। सेवक गोल्ड संप्रदाय, मुरोंग कयुन ने बताया, ये कियानजू राज्य सीमा के भीतर 12 संप्रदायों में से एक है, जो 5 तत्वों की स्वर्ण श्रृंखला तलवार नियंत्रण विधि में विशेषज्ञता रखता है। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। उसने इस नाम का उल्लेख आंटी वान द्वारा सुना था जब वह कियान राज्य के 12 संप्रदायों का परिचय दे रही थी,
लेकिन इसके अलावा उसने नहीं सोचा था कि कोई बातचीत हुई थी। हालांकि सेवक गोल्ड सेक्ट शब्द सुनकर उसे स्पष्ट रूप से लगा कि इस संप्रदाय का उसके साथ कुछ कर्म संबंध हो सकता है। मो हुआ ने उलझन से पूछा, क्या सेवक गोल्ड संप्रदाय की अपनी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वे अपने भगोड़े शिष्य का पीछा करें? उन्होंने उसका पीछा किया, लेकिन वे उसे पकड़ने में असफल रहे। मुरो कय्यून ने सिर हिलाया, उस भगोड़े शिष्य की चाल ढाल की तकनीक बहुत अच्छी है। ओयांग फैंग ने यह भी कहा, वास्तव में तलवार नियंत्रण द्वार से चुराए गए ताओवादी कौशलों में एस्केप गोल्ड तकनीक नामक एक गति तकनीक भी है, जिसे उसने काफी कुशलता से सीखा था। सेवक गोल्ड संप्रदाय के अनुयायी अपने ही गद्दार को पकड़ नहीं पाए। ओयांग फैंग कुछ अफसोस से भरे हुए लग रहे थे। वैद्य शिष्य इस गद्दार की तुलना नहीं कर सकते जिसने उनकी विरासत चुरा ली। बिशन शहर में रहने वाले जी परिवार को असंतोष हुआ और उन्हें लगा कि सेवक गोल्ड संप्रदाय उससे छूट रहा है और चोर को गुप्त रूप से शरण दे रहा है, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ने के लिए अपना इनाम घोषित कर दिया। हालांकि बिशन शहर में जी परिवार का प्रभाव बहुत अधिक नहीं है, इसलिए पुरस्कार के लिए दिए जाने वाले मेरिट अंक भी उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसके अलावा सेवक गोल्ड संप्रदाय के शामिल होने के कारण वे निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि उनके संप्रदाय के गद्दार को अन्य संप्रदायों के शिष्यों द्वारा पकड़ लिया जाए, न ही वे किसी और को पुरस्कृत करना चाहेंगे। मो हुआ ने बुदबुदाया, सेवक गोल्ड संप्रदाय काफी तुच्छ निकला। ओयांग फैंग ने हंसते हुए कहा, वास्तव में, लेकिन इन शब्दों के साथ सावधान रहें। किसी सेवक गोल्ड संप्रदाय के अनुयायी को ये सुनने न दे कि आप उन्हें शुद्ध कह रहे हैं, वे ये सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मो हुआ मुस्कुराया और स्वीकृति में सिर हिलाया। आधे दिन बाद तीनों बिशन शहर पहुंचे। बिशन शहर अपने नाम के अनुरूप हजारों फीट ऊंची खड़ी चट्टानों के साथ स्थित है, जहां पहाड़ और पहाड़ियां एक दूसरे को काटती हैं। अधिकांश गुफा आवास खड़ी चट्टानों पर बनाए गए थे, जो एक अनोखा और शानदार दृश्य प्रस्तुत करते थे। हालांकि बिशन शहर अब लॉकडाउन में था, जिसमें प्रवेश की अनुमति थी लेकिन बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेवक गोल्ड संप्रदाय के एक गद्दार ने जी परिवार के कबीले के खजाने से चोरी की थी और जी परिवार ने इस मामले की सूचना ताओवादी न्यायालय को दी थी। ताओवादी न्यायालय ने शहर को सील कर दिया था तथा गद्दार की गहन तलाशी ली जा रही थी, जिससे काफी हंगामा मच गया था। मो हुआ ने जिज्ञासा व्यक्त की, शी परिवार ने उनसे वास्तव में क्या चुराया है? मुरो कय्यून ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। जी परिवार ने नहीं बताया और यह हमारी जगह नहीं है कि हम पूछताछ करें। शहर को इतने भव्य तरीके से लॉकडाउन करना, जिसमें काफी लोग शामिल हों, फिर भी इतने मामूली रिवॉर्ड पॉइंट देना, जी परिवार सचमुच कंजूस है। मो हुआ ने कुछ असंतुष्ट होकर कहा। इस समय उसे योग्यता अंकों की आवश्यकता थी, इसलिए जी परिवार की कंजूसी के कारण उसे नाराजगी महसूस हुई। और इस जी परिवार के बारे में कुछ अजीब बात थी। तार्किक रूप से खजाने की चोरी के बाद शहर में तालाबंदी और जांच को एक बड़ी घटना के रूप में गिना जाना चाहिए और इसलिए प्रस्तावित इनाम काफी बड़ा होना चाहिए। मुरो कय्यून ने कहा, हम कार्यों को पूरा करके अपनी योग्यता अंक अर्जित करते हैं, हमें अन्य मामलों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओयांग फैंग ने यह भी कहा, जितनी जल्दी हम काम पूरा कर लेंगे उतनी ही जल्दी हम वापस लौट सकेंगे। ठीक है, मो हुआ ने सिर हिलाया। उनका मिशन सेवक गोल्ड संप्रदाय के गद्दार को पकड़ने में जी परिवार की सहायता करना था। जी परिवार शहर की तलाशी ले रहा था, लेकिन तलाशी का मतलब केवल कबीले के शिष्यों को सड़कों पर गश्त लगाने और संदिग्ध साधकों की तलाश करने के लिए तैनात करना था। जी परिवार में हर घर की तलाशी लेने का साहस और शक्ति नहीं थी। यद्यपि बिशन शहर को केवल कियान राज्य के भीतर एक छोटा अमर शहर माना जाता था, फिर भी किसी भी चाय घर या शराबखाने में चाय पीने वाले सच्चे मनुष्य या शराब पीने वाले महान साधक से मिलना संभव था। मुरो कय्यून और तीसरे व्यक्ति के साथ कुछ देर तक खोज करने पर भी कुछ न मिलने पर वे अपनी खोज जारी रखने के लिए अलग हो गए। बिशन शहर की सड़कों पर चलते हुए मो हुआ ने चुपके से चारों ओर जासूसी करने के लिए अपनी दिव्य इंद्री को बढ़ाया। वह निजता में दखल देने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि किसी अजीब व्यक्ति की तलाश में था। बिशन शहर के किसान विभिन्न क्षेत्रों से आए थे तथा उनके चरित्र भी विविध थे। मो हुआ की दिव्य चेतना में परिवर्तन आ गया था और वह अधिकांश साधकों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। फिर भी दूसरों के सम्मान के कारण वह बहुत गहराई से झांकने से बचता था, केवल सतही तौर पर उन पर नजर डालता था ताकि पता चल सके कि वे गद्दार तो नहीं हैं।
वहां कुछ साधक थे जिनकी आभा अस्पष्ट और गहन थी। महुआ ने उन्हें छूते ही अपनी दिव्य इंद्रिय वापस ले ली। ये महान साधक कम से कम स्वर्णिम कोर स्तर या उससे ऊपर के थे। ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें वह अपने वर्तमान स्तर पर अपमानित करने का साहस कर सके। हालांकि कुछ साधक ऐसे भी थे जो देखने में साधारण थे, फिर भी अद्भुत रूप से शक्तिशाली थे। उनकी दिव्य इंद्रिय के एक क्षणिक स्पर्श से ही उन्होंने उनकी उपस्थिति का पता लगा लिया। उनकी नजर तलवार की तरह तेज थी। वे महुआ की ओर मुड़े, लेकिन ये देखकर कि वह लगभग 10 साल का एक लड़का था, वे एक पल के लिए लड़खड़ा गए। महुआ ने माफी मांगते हुए सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। उनके हाव भाव को देखकर उन्होंने बुरा नहीं माना और हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। महुआ ने राहत की हल्की सांस ली, लेकिन साथ ही अंदर आश्चर्यचकित भी हुई। साधना जगत वास्तव में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघों से भरा हुआ है। खासकर कियान राज्य में, जहां इतने छोटे से अमर शहर में इतने सारे विशेषज्ञों का सामना होता है। कुछ विरोधों, कई बार झुकने और अनेक क्षमायाचनाओं के बाद महुआ अधिक निपुण हो गया था। यहां तक कि दिव्य इंद्रियों का उपयोग किए बिना भी वह अंतर्ज्ञान से यह जान सकता था कि किन साधकों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। एक नज़र में ही उसे अपनी सीमा पता चल गई। अपनी दिव्य इंद्रिय के प्रयोग से महुआ बहुत अधिक सावधान हो गया। अब वह सच्चे पुरुषों या महान साधकों का उल्लंघन नहीं करता था। दिन के अधिकांश समय तक खोज करने के बाद अपनी दिव्य इंद्रिय और तीव्र धारणा की गहराई का उपयोग करते हुए महुआ ने बिशन शहर के लगभग आधे हिस्से की खोज कर ली थी, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। उसके पास उन स्थानों पर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जहां पहले कभी खोज नहीं की गई थी। महुआ ने एक पल सोचा और एक वेश्यालय में चला गया। पहली नज़र में यह एक साधारण सराय प्रतीत हुआ, लेकिन दक्षिण यू शहर में 100 फूल टॉवर में पुष्प मदिरा पीने के अपने एकमात्र अनुभव के आधार पर, जिसे एल्डसू ने वहां लाया था, वह ये निर्धारित कर सका। यह कोई शराबखाना नहीं बल्कि वेश्यालय था। सामने का हिस्सा शराबखाने के रूप में कार्य करता था, लेकिन पीछे की ओर नाबालिगों के लिए अनुपयुक्त वातावरण था जो पतन का संकेत देता था। ताओवादी न्यायालय ने दोहरी साधना, विशेष रूप से दूसरों से पुनःपूर्ति पर रोक लगा दी थी। स्पष्ट शब्दों में कहें तो दोहरी साधना पर प्रतिबंध मुख्यतः दूसरों से पुनःपूर्ति को रोकने के लिए था, ताकि लोगों को दोहरी साधना की आड़ में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोका जा सके। ये वही बात थी जो झांग लैन ने महुआ को बहुत समय पहले बताई थी। इसलिए ताओवादी न्यायालय ने वेश्यालयों जैसी जगहों पर सख्त नियम लागू किए। बेशक जबकि ताओवादी न्यायालय सख्त था और ताओवादी कानून भी कड़े थे, स्थानीय न्यायालय के अधिकारियों द्वारा निष्पादन अलग अलग था। विभिन्न अमर शहरों में वास्तविकता और भी जटिल हो सकती है। उदाहरण के लिए दक्षिण यू शहर में लू परिवार लोगों का दिल जीतने, आत्मा पत्थर अर्जित करने, खनन कृषकों का शोषण करने और ताओवादी दरबार के अधिकारियों को आकर्षित करने के लिए वेश्यालयों पर निर्भर था। ऐसी स्थितियों में न्यायालय के कई कृषक स्वयं वेश्यालयों के नियमित सदस्य थे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिससे प्रवर्तन असंभव हो गया था। लेकिन कियानजू राज्य सीमा एक अपवाद थी। पूरे राज्य की सीमा के भीतर वेश्यालय पर सख्त प्रतिबंध था। कियानजू राज्य सीमा ताओ साधना के लिए एक समृद्ध भूमि थी, जो 9 राज्यों के प्रतिभाशाली संप्रदाय शिष्यों को आकर्षित करती थी। संप्रदाय नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य कामुक सुखों से विचलित हो जाएं, जिससे उनकी साधना की नींव खतरे में पड़ जाए, बहुमूल्य समय बर्बाद हो या उनके ताओवादी हृदय को नुकसान पहुंचे। इसके अलावा उन्हें डर था कि दानव साधक संप्रदाय के शिष्यों को लुभाने के लिए प्रलोभन और आकर्षण का प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें भटका सकते हैं, अच्छे और बुरे के बीच उनके निर्णय को धुंधला कर सकते हैं और उन्हें भोग विलास में डुबो सकते हैं। इसलिए न केवल कियानजू राज्य सीमा के भीतर आतिशबाजी की भूमि पर प्रतिबंध था, बल्कि यह नियम आसपास के राज्य की सीमाओं तक भी विस्तारित था, जिसमें कई अमर शहर भी शामिल थे। भोजन और यौन इच्छाएं मानवता की कुछ बुनियादी लालसाएं हैं, जिन पर रोक लगाना कठिन है और उन पर अंकुश लगाना और भी कठिन है। इस प्रकार ऐसे प्रतिष्ठान अस्तित्व में आए जिनके आगे रेस्तरां थे और पीछे वेश्यालय। ये स्पष्ट रूप से प्रलोभन और सौदेबाजी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। महुआ ने ठंडी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि यह मामला आलोचना के लायक है, और यह जानते हुए कि कैसे आतिशबाजी की भूमि अक्सर गंदगी और मल को छुपाती है, गद्दार वहां छिपा हो सकता है। वे सीधे रेस्तरां में चले गए। वेटर ने महुआ को देखा और वह स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित हो गया। उनके रेस्तरां में पहले कभी इतने साफ सुथरे, सुंदर दिखने वाले युवा मास्टर नहीं आए थे, जिनके होंठ चेरी लाल और दांत चीनी सफेद थे। युवा मास्टर, आप
मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। मो हुआ ने ऐसा कहा जैसे ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। ओह ओह, बिल्कुल, खाने के लिए। कृपया इस तरफ। वेटर ने सोचा था कि मो हुआ अनजान है और वह उनके प्रतिष्ठान को पीने और खाने के लिए एक सामान्य रेस्तरां के रूप में देखता है, इसलिए एक विनम्र मुस्कान और उत्साही ऊर्जा के साथ उन्होंने मो हुआ को अंदर ले लिया। आंतरिक सजावट भव्य थी तथा हवा में रूज की तीव्र सुगंध थी। वेटर मो हुआ को एक मेज तक ले गया और वे बैठ गए। मेनू पर नजर डालते हुए मो हुआ ने सोचा कि यह कितना महंगा था। न केवल विभिन्न व्यंजन महंगे थे, बल्कि मिठाइयाँ और पेय पदार्थ भी अन्य जगहों की तुलना में दोगुने महंगे थे। लेकिन गद्दार को पकड़ने के लिए मो हुआ ने हिम्मत जुटाई और एक मेज पर व्यंजन और पेय का ऑर्डर दे दिया। उस दिन काफी दूर चलने के बाद मो हुआ को भूख लगी थी। उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रिय से भोजन और पेय पदार्थों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कहीं कोई समस्या या नशीले पदार्थ के लक्षण तो नहीं है। फिर अपने आसपास का जायजा लेते हुए खाने पीने लगे। रेस्तरां का अगला हिस्सा अपेक्षाकृत साफ था। जो लोग भोजन कर रहे थे वे भी ऐसा ही कर रहे थे, और जो लोग शराब पी रहे थे वे भी ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन बीच में गुलाबी रंग के पर्दों से ढका एक मंच था, जहां से आकर्षक कपड़े पहने महिलाएं नाच रही थीं। वहां हल्के कपड़े पहने, आकर्षक मुस्कान लिए शराब पीने वालों के साथ महिलाएं भी थीं। मो हुआ ने मुर्गे की टांग फाड़ दी, क्योंकि उनकी दिव्य संवेदना का विस्तार हो रहा था तथा वे आसपास के हर विवरण को ग्रहण कर रहे थे। कुछ अवलोकन के बाद मो हुआ ने धीरे धीरे स्थिति को समझ लिया। मंच पर नाचती महिलाएं मेनू थीं। प्रदर्शन के बाद जिन भोजनकर्ताओं को कोई विशेष महिला पसंद आती थी वे ऑर्डर देते थे। नृत्य करने वाली महिलाएं आदेश मिलने के बाद ग्राहकों के साथ शराब पीने के लिए नीचे आती थीं। संगति के दौरान पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बातें करते थे, संभवतः भोजन की कीमत पर बातचीत करते हुए। एक बार सहमति हो जाने पर वे अपना भोजन करने के लिए पीछे की ओर चले जाते थे और खाना खत्म करने के बाद ही वे बिल चुकाते थे। मासूम मो हुआ हैरान रह गया। इन किसानों के पास बहुत सारी अवैध चालें छिपी हैं। वह सारा प्रयास जो धर्मी दांव में नहीं जाता, बल्कि शराब को रंग माध्यम के रूप में योजनाओं को डिजाइन करने में जाता है। और तो और उनमें खाने पीने के लिए भी इतना अधिक शुल्क वसूलने की हिम्मत है। मो हुआ क्रोधित हो गया। वे कुछ देर तक बीच में नाच रही महिलाओं को देखते रहे और अचानक एहसास से उनकी आंखें नम हो गईं। मंच के कोने में नर्तकियों के बीच एक औसत दिखने वाली लेकिन पतली कमर वाली महिला थी, जिसकी हर हरकत संदिग्ध लग रही थी। अपनी दिव्य इंद्रिय के एक झटके से मो हुआ को तुरंत पता चल गया। ये महिला वास्तव में एक पुरुष थी, और अचानक अपने दिल में एक दृढ़ विश्वास के साथ मो हुआ को यकीन हो गया कि यह व्यक्ति सेवा गोल्ड सैक्ट का गद्दार था जिसे पकड़ने के लिए उन्हें भेजा गया था। आतिशबाजी की भूमि में क्रॉस ड्रेसिंग पुरुष। मो हुआ ने उपहास किया। बिल्कुल अनुचित। उन्होंने तुरंत अपने ताइक्सू टोकन का उपयोग करके सीनियर सिस्टर मुरोव को संदेश भेजा। वरिष्ठ बहन, मुझे गद्दार मिल गया है। ताइक्सू टोकन संप्रदाय के अनुयायियों के बीच एक संचार उपकरण था। वरिष्ठ बहन मुरोव ने मो हुआ को इसका उपयोग करना सिखाया था और उन्होंने इसका अधिक उपयोग नहीं किया था क्योंकि वे पहले इसमें निपुण नहीं थे। लेकिन कुछ ही क्षणों में मुरोव कयुन ने जवाब दिया। आप कहाँ हैं? मो हुआ, वेश्यागृह में। मुरोव कयुन। एक लंबी चुप्पी के बाद, मानो यह समझने की कोशिश कर रही हो कि मो हुआ वेश्यालय में एक गद्दार को कैसे ढूंढ रही है, अंततः जवाब आया। कौन सा वेश्यालय? मो हुआ ने रेस्तरां का नाम भेजा। मुरोव कयुन ने कहा, अच्छा, मैं अभी आता हूँ। अपना ख्याल रखना। हम। मो हुआ ने सिर हिलाया, हालांकि उन्हें कुछ अजीब लगा। ये अपना ख्याल रखना अजीब लग रहा था। मुझे स्वयं को किससे बचाना है? लगभग 2 अगरबत्ती जलाने के बाद ओयांग फेंग और मुरोव कयुन रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वेटर पहले की तरह ही चौंक गया और कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद जब उसने सुना कि वे यहाँ एक शिष्य को ढूंढने आए हैं, तो उसने उन्हें अंदर आने दिया, लेकिन उन पर सतर्क नजर रखने से खुद को नहीं रोक सका। तीनों ने धीमी आवाज में बात की। छोटे भाई, आप यहाँ कैसे आए? मो हुआ ने उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाया। यह महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने मंच पर अभी भी नृत्य कर रही पतली कमर वाली, भारी मेकअप वाली महिला की ओर इशारा किया। यहाँ मौजूद व्यक्ति संभवतः गद्दार है। मो हुआ लगभग निश्चित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने निश्चितता से कुछ भी कहने से परहेज करके विनम्रता दिखाई।
मुरोंग कयून और ओयांग फैंग दोनों आश्चर्यचकित दिखे और अपनी तीखी निगाहों से उस महिला को काफी देर तक देखते रहे। यहाँ क्रॉस ड्रेसिंग करके नृत्य करना वास्तव में सार्वजनिक रूप से छिपने का एक अच्छा तरीका है। इसमें साफ तौर पर छिपे रहने से कहीं अधिक कुछ हो सकता है। इसमें कोई साइड जॉब भी शामिल हो सकता है, यहाँ तक कि एक पाखंडी पंथ के अनुयायी को, यहाँ तक कि एक वांछित पाप साधक को भी जीविका चलानी पड़ती है। काय करते, क्या हमें उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए? क्या इससे घास में बैठा सांप घबरा जाएगा? ओयांग फैंग और मुरोंग कयून ने अपने विकल्पों पर चर्चा की। मु हुआ ने सुझाव दिया, मैं उसे बुला लूंगा। मुरोंग कयून और ओयांग फैंग दोनों अचंभित रह गए। आदेश? मु हुआ ने सिर हिलाया। हम उसे पीने के लिए बुला सकते हैं और फिर मौका पाकर उसे पकड़ सकते हैं। वरिष्ठ बहन मुरोंग खुद को रोक नहीं सकी। जूनियर भाई, क्या आप अक्सर यहाँ आते हैं? आप एक नियमित व्यक्ति की तरह कैसे लग रहे हैं? मु हुआ ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं एक गंभीर साधक हूँ। मैं ऐसी जगहों पर कभी नहीं जाऊंगा जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो। सीनियर सिस्टर मुरोंग ने मु हुआ को संदेह से देखा। यह मिशन पूरा करने के लिए है, मु हुआ ने कहा। ओयांग फैंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, उस गद्दार को पकड़ना ही सबसे महत्वपूर्ण है। बैकवोट भाई फैंग सही कह रहे हैं। मु हुआ ने सिर हिलाया और वेटर को बुलाने का इशारा किया। उसने मंच की ओर इशारा करते हुए महिला वेशधारी साधक की ओर इशारा किया। मैं चाहता हूं कि वह मेरे साथ ड्रिंक पर आए। वेटर हिचकिचाया, मु हुआ की ओर नए सम्मान से देखा, फिर ऊपर गया और उस महिला को नीचे बुलाया। महिला को जब यह एहसास हुआ कि उससे रोल कॉल किया गया है तो वह कुछ हद तक घबरा गई। वेटर ने मु हुआ की टोली के 3 सदस्यों की ओर इशारा किया। औरत ने अपनी नजरें सिकुड़ी और फिर सिर झुकाकर उनकी ओर चलने लगी, हालांकि उसके कदम धीरे धीरे धीमे हो गए। मु हुआ ने कहा, वह भागने वाला है। ओयांग फैंग तुरंत आगे बढ़ा, अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और महिला को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन महिला तैयार थी और एक ऐसी तकनीक का उपयोग करते हुए तेजी से पीछे हट गई जिससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ओयांग फैंग उसे पकड़ने में असफल रहा और उसका पीछा करना जारी रखा, लेकिन एक अजनबी ने उसे रोक लिया। उस आदमी ने एक तुच्छ मुस्कान के साथ कहा, ताओवादी मित्र, आप एक अच्छे व्यक्ति लगते हैं, तो फिर आप सुंदर महिलाओं के प्रति इतने निर्दयी क्यों हैं? अधीर ओयांग फैंग ने उसकी बात खत्म होने तक इंतजार नहीं किया और उसे धक्का देकर दूर कर दिया, फिर महिला का पीछा करना शुरू कर दिया। महिला आगे दौड़ी, इस बार बिना किसी दिखावे के, स्पष्ट रूप से एक पुरुष जो अत्यंत कुशल चाल तकनीक वाला था। मुरोंग कयून ने 5 रंगों वाली आत्मा की रोशनी छोड़ी जिससे महिला के भागने में देरी हुई। मु हुआ ने अपना हाथ आधा ऊपर उठाया, फिर रुक गया। उसका दिमाग घूम रहा था और वह जल कारावास तकनीक से अग्निगोला तकनीक पर चला गया। उसने सटीकता की परवाह किए बिना एक के बाद एक महिला पर आग के गोले दागे। फायरबॉल तकनीक का उनका प्रयोग बहुत ही सहज था। अधिकांश अग्नि गोलियां महिला से चूक गईं और इसके बजाय मधुशाला में जा गिरी, जिससे आग की लपटें और विस्फोट हुए तथा पूरी तरह अराजकता फैल गई। ऐसी जगह जो दिखने में तो बहुत अच्छी है लेकिन वास्तव में आतिशबाजी की भूमि है, उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। मु हुआ ने अपना मन बना लिया और बिना किसी रोक टोक के अपनी शक्ति का प्रयोग किया तथा अपनी फायरबॉल तकनीक से मधुशाला के एक बड़े हिस्से को खंडहर में बदल दिया। गुलाबी पर्दे जल गए, मंच ढह गए और शराबखाने के पीछे से पुरुषों और महिलाओं दोनों की चीखों की कोलाहलपूर्ण आवाजें आने लगीं। शराबखाने का मालिक भूत की तरह पीला पड़ गया था। वह कियानजू राज्य सीमा के पास एक गुप्त वेश्यालय चला रहा था, जिसे दिन के उजाले में उजागर नहीं किया जाना चाहिए था, अन्यथा उसे सबसे भयानक परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन उसने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह बता सकता था कि ओयांग फैंग और मुरोंग कयून दोनों में उच्च स्तर की साधना थी और उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। शराबखाने में कोलाहल और अव्यवस्था का माहौल था। महिला ने भागने का अवसर पाकर सड़क पर उत्तर दिशा की ओर भागना शुरू कर दिया। ओयांग फैंग उसके पीछे गया। उसका पीछा करो, मुरोंग कयून ने निर्णायक रूप से आदेश दिया। सही, मु हुआ ने सिर हिलाया और अराजकता के बीच से निकल जाने का मौका लिया। बाहर के शोर ने कई अन्य साधकों को भी आकर्षित किया, कुछ जी परिवार से और कुछ ताओवादी दरबार से। ताओवादी दरबार के साधकों ने शराबखाने में अस्त व्यस्त पुरुषों और महिलाओं को देखकर बिना किसी संदेह के जान लिया कि वहां किस प्रकार की शराब बेची जा रही है।
दिन के उजाले में उन्हें जांच करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जी परिवार ने भागने वाली महिला को सेवक गोल्ड संप्रदाय की गद्दार के रूप में भी पहचाना, जिसकी वे तलाश कर रहे थे। इस प्रकार दोनों पक्षों ने उस भगोड़े की तलाश शुरू कर दी, जिसने महिला का वेश धारण किया हुआ था। लेकिन स्वर्णिम प्रकाश में परिवर्तित गद्दार तेज और तीक्ष्ण था, जिससे उसे पकड़ना कठिन हो गया। कई सड़कों के बाद वे अचानक उसे नजरों से ओझल हो गए। जी परिवार के साधक क्रोधित हो गए और लगातार शाप देने लगे। ओयांग फैंग और मुरोंग कयुन दोनों ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, जबकि मुहुआ गौर से देख रहा था। उसने सब कुछ देखा। गद्दार एक सड़क के कोने पर मुड़ा, एक अंधेरी गली में छिप गया, और कुछ ही सांसों में उसने अपना रूप पूरी तरह से बदल लिया। एक स्पष्ट और साधारण पुरुष साधक की पोशाक और एक और चेहरा धारण कर लिया। क्या ये रोंग है? मुहुआ की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी और अपने हाथ से इशारा करते हुए उसने ओयांग फैंग से फुसफुसाते हुए कहा, वरिष्ठ भाई फैंग, वह आदमी। ओयांग फैंग हैरान रह गया। वह पूछने को उत्सुक था कि मोहुआ को कैसे पता चला, लेकिन सवाल पूछने का समय नहीं था और उसने सहज ही मोहुआ के फैसले पर भरोसा कर लिया। सहज होने का नाटक करते हुए ओयांग फैंग धीरे धीरे पुरुष साधक के पास पहुंचा। लेकिन वह आदमी, जो हमेशा की तरह सतर्क था, जैसे ही ओयांग फैंग उसके 30 फीट के दायरे में आया, वह तुरंत भाग गया। उसकी चाल ढाल की तकनीक पर सुनहरी रोशनी देखकर लगा कि यह वास्तव में उस विश्वासघाती की थी। ओयांग फैंग ने अपनी तलवार निकाली और पीछा जारी रखा। इस प्रकार जबकि विश्वासघाती ने भागने की कोशिश करते हुए अपनी चाल तकनीक का इस्तेमाल किया, उसने खुद को छिपाने और मोहुआ और 2 अन्य लोगों के हाथों से बचने का अवसर भी खोजा। मोहुआ को कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि उसने चारों ओर देखा और चुपके से नियंत्रण कर लिया, और अनजाने में ही विश्वासघाती को बिशन शहर के पूर्व में निर्जन जंगल में खदेड़ दिया। वे उसे शहर में नहीं पकड़ सकते थे, अन्यथा वह जी परिवार के हाथों में पड़ जाता और वे उससे जानकारी नहीं निकाल पाते। सब कुछ मोहुआ की इच्छा के अनुसार हुआ। आसपास कोई अन्य लोग नहीं थे, और उस विश्वासघाती को भी उन तीनों ने घेर लिया। विश्वासघाती, जो अब एक बड़े आदमी के रूप में प्रच्छन्न था, हौंफने लगा और अविश्वास से उन तीनों को देखने लगा। आपने मुझे कैसे पहचाना? मोहुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप अनुमान लगाए। बड़े आदमी का चेहरा तमतमा गया, उसकी आंखें क्रोध से भर गईं, फिर उसने उपहास किया। तो क्या हुआ अगर तुम मुझे पहचान भी गए? 10 सालों से कड़ी मेहनत से हासिल की गई मेरी एस्केप गोल्ड बॉडी स्किल के आगे तुम्हारी सारी मेहनत बेकार है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ पाओगे? बस एक ख्वाहिश है। तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए उस बड़े आदमी ने थूका और अपनी चाल की तकनीक को चरम सीमा तक धकेल दिया। अपने पैरों में सुनहरी रोशनी भर दी और पैरों के नीचे एक झोंका पैदा कर दिया, और पलक झपकते ही भागने की योजना बना रहा था। मोहुआ की उंगली ने हल्के से टैप किया और जल जेल तकनीक तुरंत नीचे आ गई। घमंडी बड़े आदमी को एक पल में जल कारावास तकनीक द्वारा कसकर बंद कर दिया गया और वह मुंह के बल गिर पड़ा। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, तुम्हें मोटा कह रहा हूं, और तुम्हारी तो सांस ही फूल रही है। मेरे सामने इन छोटी छोटी तरकीबों का प्रयोग करना जैसे किसी विशेषज्ञ के सामने दिखावा करना। ओयांग फैंग आगे बढ़ा। बड़ा आदमी अभी भी संघर्ष करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ओयांग फैंग ने अपनी तलवार से उसके कंधे पर वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वह आंदोलन में कुशल हो सकता है, लेकिन साधना के मामले में वह ओयांग फैंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। ओयांग फैंग ने बड़े आदमी का स्टोरेज बैग ले लिया और ताओवादी कोर्ट के द्वितीय श्रेणी आध्यात्मिक लॉक के साथ बड़े आदमी को कसकर बांध दिया। मुरोंग कयुन ने मोहुआ की ओर देखा, उसकी निगाहें टिमटिमा रही थीं और वह पूछे बिना नहीं रह सकी। जूनियर भाई मो, आप उससे फुसलाकर यहाँ लाए हैं, आप उससे क्या पूछना चाहते हैं? हम मोहुआ ने सिर हिलाया, यहाँ आसपास कोई नहीं है, कुछ सवाल पूछना सुविधाजनक होगा। मुरोंग कयुन ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, तो आप पूछिए। व्यक्ति को पकड़ने का मतलब था कि कार्य पूरा हो गया। इससे पहले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मोहुआ के पास पूछने के लिए कुछ प्रश्न थे। मोहुआ ने फिर बड़े आदमी से कहा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूं, बेहतर होगा कि आप ईमानदारी से उत्तर दें। बड़े आदमी ने, जिसका मुंह मिट्टी से भरा हुआ था, कुछ बार थूका और उपहास किया। छोटा भूत तुम्हारे सपनों में। ओयांग फैंग ने अपना सिर हिलाया, इस आदमी का मुंह बहुत कठोर है, मुझे डर है कि इसे खोलना आसान नहीं होगा। मोहुआ ने पूछा, क्या हम यातना का प्रयोग कर सकते हैं? ओयांग फैंग हिचकिचाया, यातना?
उसने मुरोंग कयून की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी, जैसे कि वह कह रहा हो, क्या आपके ताइक्सुगे जूनियर भाई इसी तरह काम करते हैं? परेशानी का पहला संकेत मिलते ही तुरंत यातना का सहारा लेना। मुरोंग कयून ने असहाय होकर कहा, ज्यादा दूर मत जाओ, कम से कम। मुरोंग कयून ने कुछ देर सोचने के बाद असहाय होकर कहा, बस इसे बहुत स्पष्ट मत करो। यदि ताओवादी न्यायालय याजी परिवार को पता चला कि उन्होंने निजी दंड का प्रयोग किया था और जानकारी निकाली थी, तो बाद में स्पष्टीकरण देना मुश्किल होगा। चिंता मत करो, मु हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। तैयार? पहले से ही? मु हुआ ने सिर हिलाया। हम ये देखते हुए कि उन्हें इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, वह बहुत पहले से तैयार थे। मु हुआ ने अपने स्टोरेज बैग से एक लोहे की प्लेट निकाली जो घनी संरचना से ढकी हुई थी, जो एक नज़र में दर्दनाक लग रही थी। ओयांग फैंग और अन्य लोग इस दृश्य को देखकर घबरा गए। मु हुआ ने लोहे की प्लेट जमीन पर रखी और बड़े आदमी से कहा, घुटने टेकना। हान ने गुस्से से कहा, मैं नहीं करूंगा। लोहे की प्लेट घनी संरचनाओं से ढकी हुई थी, जो चाकू, सुइयों और भड़की हुई आग के साम्राज्य जैसी लग रही थी। बिना देखे ही कोई यह बता सकता था कि यह निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं था। तुम घुटने टेकोगे या नहीं? मु हुआ ने कठोर चेहरे के साथ पूछा। बिग हान ने उपहास किया, तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? आह! उसने अभी बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि ओयांग फैंग ने उसे पकड़ लिया और उसके घुटने पर लात मार दी। बिग हान के घुटने मुड़ गए और वह लोहे की प्लेट पर घुटनों के बल बैठ गया और तुरंत ही एक दर्दनाक चीख निकली। उसका माथा ठंडे पसीने से तर हो गया, उसका चेहरा पीड़ा से मुड़ गया। मु हुआ को नहीं पता था कि वह सचमुच दर्द में है या सिर्फ दिखावा कर रहा है, और उसने उत्सुक चेहरे के साथ पूछा, दर्द हो रहा है क्या? वह सचमुच जानना चाहता था। यद्यपि ये लोहे की प्लेट उनके द्वारा ही डिजाइन की गई थी तथा सभी संरचनाएं भी उन्होंने ही सावधानीपूर्वक बनाई थीं, फिर भी मु हुआ को इसके विशिष्ट प्रभावों के बारे में स्पष्टता नहीं थी। उसने बस यही अनुमान लगाया कि यह बहुत दर्दनाक होगा। आखिरकार उन्होंने इस लोहे की प्लेट पर सिर्फ एक संरचना नहीं बल्कि कई दर्दनाक संरचनाएं बनाई थीं। जेन माउंटेन माइक्रोफॉर्मेशन था। एक बार सक्रिय होने पर सुइयों के समान सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति घुटनों में प्रवेश कर जाती थी, जिससे दर्द होता था। बागुआ कान जल संरचना। आध्यात्मिक शक्ति घुटनों में रिश्ती, हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड। और वहां ली अग्नि संरचना थी। अग्नि तत्व की आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे जलती थी, जिससे झुलसने वाले दर्द से पीड़ा होती थी। ये तीन संरचनाएं एक के बाद एक कार्य करते हुए दंडित किए जाने वाले व्यक्ति को हड्डियों में चुभती सुइयों, हड्डियों को जमा देने वाले पानी और जलती हुई आग की पीड़ा का अनुभव कराती थीं। ये निश्चित रूप से असहनीय था, लेकिन ये कितना असहनीय था, इसका मु हुआ को कोई अंदाजा नहीं था। वह इतना मूर्ख नहीं था कि स्वयं इसका प्रयास करे। सेवक गोल्ड संप्रदाय का ये गद्दार इस पर्वत जल अग्नि यातना लौह प्लेट का परीक्षण करने वाला पहला व्यक्ति था। मु हुआ उसके अनुभव को जानने के लिए उत्सुक थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसका डिजाइन पर्याप्त था और क्या संरचनाओं में सुधार की आवश्यकता थी। तो उसने ईमानदारी से पूछा। लेकिन बिग हान ने सोचा कि मु हुआ उसका मजाक उड़ा रहा है, व्यंग्य कर रहा है, और वह अपने अंदर बढ़ते क्रोध को रोक नहीं सका। उसकी आंखें लाल हो गईं, वह अपने दांतों को जोर से काटने लगा, बिना एक शब्द कहे सुई, आग और पानी की यातना के दर्द को सहन कर रहा था। जोर से बोलो, क्या दर्द हो रहा है? मु हुआ ने उस पर दबाव डाला। अंततः बिग हान की सुरक्षा व्यवस्था टूट गई और कांपती आवाज में उसने शाप दिया, तुम कमीने। मु हुआ ने तुरंत 1000 जून की छड़ी निकाली और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया और सख्ती से बोला, लोगों को कोसने के लिए आपकी गुणवत्ता बहुत कम है। बिग हान का मुंह बंद था, वह बोल नहीं पा रहा था, उसकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थीं। लगता है अभी भी दर्द कम हुआ है, संरचना में अभी भी शक्ति की कमी है। मु हुआ ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और संरचनाएं जोड़ने की जरूरत है। लेकिन कौन सी संरचनाएं जोड़नी है? सुनहरी सुई, लकड़ी का जहर, या? मुरोंग कयून और ओयांग फैंग ने अपना मुंह खोला। ये सुनकर बिग हान की खोपड़ी में झुनझुनी हुई और उसकी निगाहों में भय के साथ उसने खुद से सोचा, इस दुनिया में इतना भयावह, दुर्भावनापूर्ण और पागल छोटा किसान कैसे हो सकता है? उसने ये सब किससे सीखा था? बिग हान ने एक दो बार हताश होकर कराहना शुरू किया। मु हुआ ने 1000 जून स्टिक हटा दी और बिग हान ने अपने दांत भींचे और कहा, मैं बात करूंगा। प्रसन्न होकर मु हुआ ने सिर हिलाया और तुरंत पूछा कि उसे सबसे ज्यादा किस बात की परवाह है।
क्या इस लोहे की प्लेट पर घुटने टेकने से दर्द होता है? बिग हान शर्मिंदगी से मरना चाहता था, इसलिए वह बोलने को तैयार नहीं था। मुरो कयून अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और मो हुआ के कंधे पर थपथपाते हुए फुसफुसाया, कुछ और पूछो, उसके लिए इसे मुश्किल मत बनाओ। इतने बड़े किसान को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया और फिर उससे पूछा गया कि क्या इससे दर्द होता है। ये किसी को भी पागल कर देगा और उन्हें ताओवादी न्यायालय और जी परिवार को ये समझाने में कठिनाई होगी। ओह, मो हुआ ने सोचा और सहमति जताते हुए गंभीर मुद्दों पर ध्यान दिया। जहां तक लोहे की प्लेट वाली यातना पर प्रतिक्रिया की बात है, तो वह बाद में किसी और से पूछेगा। मो हुआ ने कुछ अफसोस के साथ अपनी दिव्य इंद्रिय से संरचना नेत्र को नियंत्रित करके संरचनाओं को लोहे की प्लेट पर लटका दिया। दर्द बंद हो गया और बिग हान ने तेज गहरी सांस ली, धीरे धीरे ठीक हो गया। मो हुआ ने गंभीर प्रश्नों से शुरुआत की। क्या आप बॉस जियांग को जानते हैं? पूछने के बाद मो हुआ ने अपनी दिव्य इंद्री को मुक्त किया और बिग हान की आंखों की जांच की ताकि यह पुष्टि हो सके कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। बिग हान ने भौहें चढ़ाईं, उसकी निगाहें थोड़ी खोई हुई थीं। बॉस जियांग कौन है? मो हुआ ने फिर पूछा, क्या आप बाल्ड ईगल को जानते हैं? बिग हान का चेहरा पीला पड़ गया। बाल्ड ईगल? मैंने तो सिर्फ सुना है। वह निर्दयी है, अच्छा इंसान नहीं है। क्या तुमने उसे कभी देखा है? बिग हान ने अपना सिर हिलाया। क्या आपने कोई अन्य गंजा आदमी देखा है? बिग हान हक्का बक्का रह गया। गंजा? गंजा आदमी? मो हुआ ने थोड़ा सा वर्णन किया। बाल्ड ईगल जैसा कोई व्यक्ति, संभवतः गंजा लेकिन विग पहने हुए, पाताल लोक में बाल्ड, लाइट या अरहत्तुओं या पाप साधकों के बीच ऐसे अन्य शब्दों वाले उपनामों से जाना जाता है। बिग हान ने दर्द से मुंह बनाया। क्यों? तुम ये पूछ रहे हो? मो हुआ नाराज हुआ। क्या मैं तुमसे पूछ रहा हूं या तुम मुझसे पूछ रहे हो? दबाव में आकर, विशेष रूप से अपने घुटनों के नीचे घने गठन पैटर्न के कारण हाल ही में हुए दर्द से, बिग हान ने अनिच्छा से कहा। मैं कुछ समय से छिपकर रह रहा हूं, लोगों से गुप्त रूप से मिल रहा हूं। मैंने कुछ कुख्यात किसानों के बारे में सुना है, जैसे बाल्ड वुल्फ, बाल्ड जियाओ, कोतुओ तुओ ई विल्लरहत। लेकिन मेरी साधना पर्याप्त नहीं है। मैं केवल छोटी मोटी चोरियां और छोटे मोटे सौदे ही करता हूं, इसलिए मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। मो हुआ ने चुपचाप ये नाम नोट किए, फिर पूछा, क्या आपने कभी किसानों की तस्करी की है? बिग हान की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। कियानजू राज्य सीमा में कई कबीले इकट्ठा होते हैं। मेरे पास इस तरह के दुर्भाग्य को आकर्षित करने की हिम्मत नहीं है, तस्करी करने वालों के लिए। मो हुआ की निगाहें थोड़ी तेज हो गईं, उसके विचार स्पष्ट हो गए। बिग हान ने स्वयं को शांत रहने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से थोड़ा दोषी था। उसकी निगाहें थोड़ी भटक रही थीं। मो हुआ ने बिना आगे दबाव डाले हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, एक आखिरी बात, अपनी भेस तकनीक सौंप दो। हान की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने हठपूर्वक जवाब दिया, छिपाने की तकनीक क्या है? मो हुआ ने नाराजगी जताते हुए कहा, मेरे साथ मूर्खता का नाटक कर रहे हो। बिग हान की हठी अभिव्यक्ति को देखकर मो हुआ की दिव्य भावना थोड़ी जागृत हुई और लौह प्लेट पर संरचना को उसकी चरम सीमा तक पुनः प्रज्वलित कर दिया। बिग हान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसका शरीर दर्द से कांपने लगा और उसके घुटने तड़पने लगे, लेकिन उसने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और चुप रहा। मो हुआ को यह अजीब लगा, वह इतना सब कैसे सहन कर सकता है? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, बिग हान दर्द से बेहोश हो गया। मो हुआ कुछ असहाय था, अपने आप से बुदा रहा था। वह छिपाने की तकनीक को आत्मसमर्पण करने की बजाय यातना सहना पसंद करेगा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि छिपाने की तकनीक इतनी महत्वपूर्ण है कि वह मृत्यु के बाद भी इसे नहीं छोड़ सकता? या क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इस लौह प्लेट पर स्थित संरचना इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वह उसके मुंह से सच उगलवा सके? ये दुख की बात है कि वह स्वयं इस आयरन प्लेट का उपयोग नहीं कर सके और इसलिए इसकी पूरी शक्ति का उन्हें पता नहीं था। उसे बाद में इसमें सुधार के तरीकों के बारे में सोचना होगा। मो हुआ ने चुपचाप विचार किया। अभी बिग हान के मुंह से पर्याप्त जानकारी सामने नहीं आई थी। मो हुआ ने उससे कुछ सच्चाई उगलवाने के लिए उसे जगाने और उसे थोड़ा और कष्ट देने की योजना बनाई। वह लगभग निश्चित था कि सेवर गोल्ड सैक्ट का ये गद्दार निश्चित रूप से कुछ छिपा रहा था और वह किसानों की तस्करी में भी शामिल रहा होगा, इतना दोषी कि वह ये बात स्वीकार नहीं कर सका। तो ये था, मो हुआ को विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं दिखी।
मो हुआ ने बिग हान को जगाने के इरादे से 1000 जून स्टिक को उठाया, लेकिन मुरोंग कयुन ने उसे रोक दिया। मुरोंग कयुन ने असहाय होकर कहा, छोटे भाई बस बहुत हो गया। उसे बर्बाद मत करो, उसे अभी भी ताओवादी न्यायालय को सौंपना है। मो हुआ ने पलकें झपकाईं, तो क्या मुझे आराम से चलना चाहिए? मुरोंग कयुन को सिरदर्द होने लगा, ये भी नहीं चलेगा। मो हुआ को अफसोस हुआ, ठीक है। मिशन महत्वपूर्ण था, मेरिट पॉइंट महत्वपूर्ण थे, अधिक जानकारी बाद में एकत्र की जा सकती थी। हालांकि मुरोंग कयुन हैरान था, बॉस जियांग, बाल्ड ईगल और तस्करों के बारे में क्या? आप उनसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बेशक ये 4 प्रतीकों के गठन के लिए था, और पर्दे के पीछे किसानों की तस्करी की साजिश। लेकिन ये बातें सीधे तौर पर कहने लायक नहीं थीं। मो हुआ ने फिर कहा, मुझे शक है कि वह तस्करों के एक समूह के साथ मिला हुआ है। मेरा एक छोटा भाई था, जिसे इन तस्करों ने लगभग अगवा कर लिया था, इसलिए मैंने यूं ही पूछा ताकि उन सभी को पकड़ने के लिए कुछ सुराग मिल सके। मो हुआ ने बुराई से घृणा करने वाला चेहरा बना लिया, मानो वह उसका दुश्मन हो। मुरोंग कयुन और ओयांग फैंग ने एक दूसरे को देखा, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मो हुआ सच कह रहा है या नहीं। मो हुआ ने तुरंत विषय बदल दिया, तो क्या मैं उसके शरीर की तलाशी ले सकता हूँ? जी परिवार का लक्ष्य व्यक्ति को पकड़ना था, खोजना नहीं। ओयांग फैंग ने एक पल सोचा, आह भरी, आगे बढ़ो और खोज करो। उसने बिग हान से मिला स्टोरेज बैग भी निकाला और मो हुआ को दे दिया। आप इस स्टोरेज बैग की भी जांच कर सकते हैं, देखें कि क्या आपको कोई सुराग मिल सकता है। मो हुआ की आंखें चमक उठी, उसने तुरंत स्टोरेज बैग ले लिया, लेकिन थोड़ा शर्मिंदा होकर उसने कहा, वरिष्ठ भाई, क्या यह उचित है? ओयांग फैंग मुस्कुराया, ये ठीक है। वह भी ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या मो हुआ कुछ उजागर कर पाएगी। जहां तक बिशन शहर के ताओवादी दरबार और जी परिवार का सवाल है, उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए वह वास्तव में उनकी ज्यादा परवाह नहीं करते थे। नियमों का पालन करने का एकमात्र कारण ताया संप्रदाय के नियम और ओयांग परिवार की पारिवारिक शिक्षाएं थीं, क्योंकि वे संप्रदाय और कुलीन कुलों को सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं करना चाहते थे। मो हुआ ने तुरंत बिग हान को खोजा और फिर भौहें चढ़ा दी। उन्होंने पाया कि बिग हान का मांस नरम था, पूरी तरह से नकली, जैसे कि शरीर से कुछ चिपका हुआ हो, जो एक विशेष आकार बना रहा हो। इसलिए वह एक महिला, एक युवा पुरुष, एक बूढ़ी बुढ़िया या एक मजबूत आदमी हो सकता है। बिग हान का चेहरा स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की त्वचा से भरा हुआ था, जो बहुत अजीब लग रहा था। जहां तक उनका मूल स्वरूप का प्रश्न है, ये बताना असंभव था। दिव्य ज्ञान से भी नहीं। दिव्य इंद्रिय अंतरिक्ष के शून्य में सभी चीजों की आध्यात्मिक शक्ति का सार या क्यूई तंत्र के प्रक्षेप पथ को देखती है, वास्तविक स्वरूप को नहीं। मांस और चेहरे तो केवल बाहरी दिखावे हैं। हालांकि बिग हान की आध्यात्मिक शक्ति का सार मो हुआ द्वारा स्पष्ट रूप से देखा गया था और चुपचाप उसके दिल में अंकित किया गया था। इस तरह यदि भविष्य में उसका सामना फिर से हुआ, तो वह बच नहीं पाएगा। बिग हान के पास वास्तव में कुछ छिपी हुई वस्तुएं थीं, और मो हुआ ने एक भी वस्तु छोड़े बिना उन सभी को खोज निकाला और उन्हें स्टोरेज बैग के साथ एक साथ रख दिया। मो हुआ ने एक एक करके उन पर नजर डाली। आत्मा पत्थर, गोलियां, आध्यात्मिक कलाकृतियां, अधिकतर वे चीजें जो एक सामान्य किसान अपने साथ रखता है। कुछ साधना तकनीकें और ताओवादी कौशल थे, लेकिन वे दुर्लभ नहीं थे और उनका सेवक गोल्ड संप्रदाय से कोई संबंध नहीं था। भेस तकनीक नहीं मिली। एकमात्र अजीब चीज जैद स्लिप थी। यह जैद स्लिप सफेद जैद से बनी थी जिसके किनारे सोने के थे। मो हुआ को यह बहुत परिचित लगा और एक त्वरित विचार के बाद वह चौंक गया। जैद स्लिप की वही शैली जो उसने पहले देखी थी। बॉस जियांग, उस तस्कर बॉस जियांग के पास उसी शैली की 2 जैद स्लिप्स थीं, लेकिन वे सीलबंद थीं और दिव्य इंद्रियां उन पर जासूसी नहीं कर सकती थीं, इसलिए मो हुआ ने इन 2 जैद स्लिप्स को अपनी स्टोरेज रिंग में संग्रहित कर लिया। मो हुआ की दिव्य इंद्रिय थोड़ी सक्रिय हुई और उसने पाया कि बिग हान के कब्जे से यह जैद स्लिप भी सीलबंद थी और ऐसा लग रहा था कि इसे बॉस जियांग की स्लिप्स के समान विधि से सील किया गया था। मो हुआ का दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से पूछा, वरिष्ठ भाई फैंग, क्या आप जानते हैं कि यह जैद स्लिप क्या है? ओयांग फैंग ने इसे लिया, इस पर एक नज़र डाली और उसकी नज़र कुछ देर के लिए जैद स्लिप के सुनहरे किनारों पर रुक गई, आश्चर्य व्यक्त करते हुए। ऐसा लगता है कि यह सेवा गोल्ड सैक्ट की हेरिटेज जैद स्लिप है। सोने के संप्रदाय को तोड़ो। मो हुआ को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। तो क्या इसका मतलब यह है कि बॉस जियांग भी कभी सेवक गोल्ड संप्रदाय का शिष्य था?
मोहुआ को कुछ याद आया और फिर अचानक पूछा। वरिष्ठ भाई फैंग, मोहुआ ने उत्सुकता से पूछा, क्या 12 धाराओं का सेवक गोल्ड संप्रदाय मुख्य रूप से तलवार की खेती पर केंद्रित है? ओयांग फैंग ने सिर हिलाया, वास्तव में। तो फिर क्या उनके संप्रदाय के पास कोई दुर्जय तलवारबाजी है? मोहुआ की आंखों में चमक आ गई। एक है, ओयांग फैंग ने सिर हिलाकर पुष्टि की, सेवक गोल्ड सेक्ट के पास गोल्डन सीरीज की एक बहुत शक्तिशाली सेक्ट प्रोटेक्टिंग स्वॉर्ड तकनीक है, जिसे कहा जाता है। ओयांग फैंग ने गंभीरता से कहा, सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जुए। गंभीर सोने तलवार नियंत्रण जुए। मोहुआ की आंखें चमक उठी। संप्रदाय रक्षा तलवार मंत्र। तो वह चाल जो बॉस जियांग ने इस्तेमाल की, जो इतनी राजसी थी, सुनहरे प्रकाश से चमक रही थी, क्या वह सेवक गोल्ड सेक्ट का सेक्ट प्रोटेक्टिंग स्वॉर्ड मंत्र, सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जुए था? फिर उसके पास जो हेरिटेज ज़ैड स्लिप थी, क्या वह हो सकती है? मोहुआ का दिल जोर से धड़क उठा। मुरोंग कय्यून ने चुपचाप मोहुआ की ओर देखा, कुछ उलझन में। जूनियर भाई, आप अचानक इतने खुश क्यों हो गए? आपका चेहरा तो लाल भी हो रहा है। मोहुआ ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ और विचार आया और उसने पूछा, वरिष्ठ भाई फैंग, इस ज़ैड स्लिप को कैसे देखा जाए? ऐसा लगता है कि इसे सील कर दिया गया है। यह ज़ैड स्लिप एक हेरिटेज ज़ैड स्लिप है, जिसे विरासत के नुकसान को रोकने के लिए विशेष रूप से सील किया गया है, ओयांग फैंग ने समझाया। इसे खोलने और इसकी सामग्री देखने के लिए गुप्त पैटर्न जानना जरूरी है। सीलबंद गुप्त पैटर्न। मोहुआ चौंक गया। क्या ये गुप्त पैटर्न एक संरचना पैटर्न है? यह ओयांग फैंग हिचकिचाया। एरे फॉर्मेशन में उनका ज्ञान बहुत गहरा नहीं था और वे इसमें शामिल जटिलताओं को स्पष्ट नहीं कर सके। मुरोंग कय्यून ने तब कहा, आप ऐसा कह सकते हैं। तथाकथित सीलिंग में स्वाभाविक रूप से सील करने के लिए एक सरणी का उपयोग करना शामिल है और अनसीलिंग के लिए सीक्रेट पैटर्न स्वाभाविक रूप से एक वर्गीकृत फॉर्मेशन पैटर्न है। इसे भी सारणी निर्माण का एक विशेष अनुप्रयोग माना जाता है, बस एक अलग रूप और अलग शब्दावली में। मोहुआ समझ गया। दूसरे शब्दों में, जब तक वह इसके अंदर की सारणी विधियों को समझ लेता है और इसे सील करने वाले गुप्त पैटर्न को तोड़ देता है, तब तक वह ज़ैड स्लिप के अंदर की विरासत तक पहुंच सकता है। ओयांग फैंग ने मोहुआ की आंखें घूमती देखी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन फिर भी वह सावधान रहने के लिए बाध्य हुआ। यह ज़ैड स्लिप सीखने के लिए नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अंदर जो सील किया गया है वह सेवक गोल्ड सेक्ट की मूवमेंट तकनीक, एस्केप गोल्ड तकनीक होनी चाहिए। ये सेवक गोल्ड संप्रदाय की विरासत है, इसके बारे में अनधिकृत जानकारी मिलने पर वे आपको जवाबदेह ठहराएंगे। इसके अलावा, चूंकि यह ज़ैड स्लिप चोरी हो गई है, इसलिए सेवक गोल्ड सेक्ट के पास निस्संदेह इसका रिकॉर्ड होगा और गुप्त रूप से सीखने की अनुमति नहीं होगी। मोहुआ ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो वरिष्ठ भाई फैंग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इस विशेष ज़ैड स्लिप का अध्ययन नहीं किया, उनके पास 2 अन्य थी। वह ये नहीं जानता था कि उन 2 ज़ैड स्लिप्स में कौन से रहस्य छिपे हुए थे। मोहुआ ने संप्रदाय में वापस लौटने और चुपचाप उनका अध्ययन करने की योजना बनाई, ये देखने के लिए कि क्या वह विरासत ज़ैड स्लिप को सील करने वाले गुप्त पैटर्न को डिकोड करने के लिए सरणी संरचनाओं के अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और सेवक गोल्ड संप्रदाय की विरासत तक पहुंच सकता है। भले ही उन्होंने इसे नहीं सीखा, फिर भी तलवार तकनीक की अपनी समझ को गहरा करने के लिए इसका अध्ययन और समीक्षा करना उनके लिए लाभदायक होगा। शायद ये ताइक्सु दिव्य विचार से लेकर तलवार ट्रूजुए तक के उनके अध्ययन के लिए आधारशिला और मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ओयांग फैंग ने आसमान की ओर देखा और पूछा, जूनियर भाई मो, क्या आप कुछ और पूछना चाहेंगे? मोहुआ ने बार बार अपना सिर हिलाया। वह पहले से ही काफी कुछ जानता था, और जो वह नहीं जानता था, संभवतः वह इस समय पता नहीं लगा सकता था। इसके अलावा, सीनियर सिस्टर मुरोंग नहीं चाहती थी कि वह और कोई प्रश्न पूछे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उस बेगहान के लिए और अधिक परेशानी खड़ी हो सकती है, जो मौत के दरवाजे पर हो सकता है। मुरोंग कय्यून ने सिर हिलाया, तो मैं संकेत दूंगा और जी परिवार के साधकों को बुलाऊंगा। ठीक है, ओयांग फैंग ने उत्तर दिया। इसके तुरंत बाद मुरोंग कय्यून ने एक संदेश पत्र निकाला और आतिशबाजी की। मोहुआ ने घटनास्थल को साफ करना शुरू कर दिया। पूछताछ के दौरान उसे दी गई यातना के किसी भी निशान को छुपा दिया तथा शवों और भंडारण बैगों की तलाशी ली। ओयांग फैंग ने किनारे से उनकी मदद की तथा एक दर्शक के नजरिए से उनकी किसी भी चूक की ओर इशारा किया। जल्द ही जी परिवार के साधक आ पहुंचे।
बिग हान को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर उनके चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई और मोहुआ तथा अन्य लोगों की ओर उनकी निगाहों में सूक्ष्मता का भाव था। ये कृतज्ञता जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि मोहुआ ने एक क्षण के लिए सोचा, खेद, उनसे मदद मांगने पर पछतावा, या फिर इस बात का अफसोस कि मोहुआ और अन्य लोगों ने उन्हें हरा दिया जिन्होंने बिग हान को पकड़ लिया था और अब उन्हें पछतावा हो रहा है। मोहुआ की निगाहें थोड़ी तेज हो गईं। जी परिवार के बारे में वास्तव में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन इसमें हस्तक्षेप करना उनका काम नहीं था। उनका कार्य पहले ही पूरा हो चुका था। जल्द ही मुरोंग कयून ने उपक्रम के विवरण और मेरिट पॉइंट्स के मामलों के बारे में जी परिवार के साथ बातचीत शुरू कर दी। बातचीत के दौरान मुरोंग कयून ने कई सवालों को दरकिनार कर दिया, जैसे कि उन्होंने बिग हान को कैसे पकड़ा, बिग हान कैसे बेहोश हो गया, उनके घुटने की चोट की प्रकृति, किसने उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया था, वगैरह वगैरह। मुरोंग कयून का स्वर सौम्य था, मानो कह रहा हो कि गश्त के दौरान उनका सामना उससे हुआ और उन्होंने उसे बिना किसी प्रयास के बेहोश कर दिया। संघर्ष के दौरान एक जादू उसके घुटने पर लग गया था जिससे वह घायल हो गया। जी परिवार पूछताछ जारी रखना चाहता था, लेकिन ओयांग फेंग ने तलवार की तरह तीखी निगाह से उनका सामना किया। जी परिवार के किसानों ने अब पूछने की हिम्मत नहीं की। इससे मुहुआ ने अनुमान लगाया कि ओयांग परिवार का महत्वपूर्ण प्रभाव होना चाहिए। एक बार मामला निपट गया तो तीनों ने देर नहीं की और बिशन सिटी छोड़ने के लिए निकल पड़े। हालांकि जब वे चले गए, मोहुआ ने धुंधले और असाधारण बिशन शहर की ओर देखा और स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह घटना शायद अभी खत्म नहीं हुई है। गाड़ी बिशन शहर से निकलकर कियानजू राज्य सीमा की ओर बढ़ रही थी। बीच रास्ते में मोहुआ ने सीनियर सिस्टर मुरोंग और सीनियर भाई फैन को विदाई दी और गाड़ी से उतर गया। वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहन, मुझे अभी अभी एक काम याद आया है, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। कल मैं स्वयं ही संप्रदाय में लौट जाऊंगा। मुरोंग कयून और ओयांग फैंग दोनों ही चारों ओर के उजाड़ पहाड़ों को देखकर अचंभित रह गए और पूछे बिना नहीं रह सके, आपका यहाँ क्या काम है? मोहुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा एक ताओवादी दोस्त है जो पहाड़ों में अकेला रहता है। वह काफी अकेला है, इसलिए मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। एक ताओवादी मित्र? हाँ, इन पहाड़ों में रहते हो? मुरोंग कयून ने चारों ओर उजाड़ जंगल को देखा जो निर्जन लग रहा था और आगे प्रश्न किया। मोहुआ ने हंसते हुए कहा, वह थोड़ा शर्मीला है। ठीक है, तो ठीक है। मुरोंग कयून ने आह भरी, उसकी आंखें चिंता से भर गईं जब उसने मोहुआ की ओर देखा। सावधान रहना, चिंता मत करो वरिष्ठ बहन, मोहुआ ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया। उन्हें विदा करने के बाद वह मुड़ा और गहरे पहाड़ों की ओर चल पड़ा। पहाड़ों की गहराई में एक जीर्ण शीर्ण मंदिर था और उस मंदिर के भीतर एक पर्वत देवता विराजमान था। पर्वत देवता परेशान था, आंसू बहाने की कगार पर था और उसे जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे वह बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। समय दोपहर का समय था और हरे भरे पहाड़ों और जंगलों में तेज धूप चमक रही थी। एक काई से ढका पत्थर का सीढ़ीनुमा रास्ता पहाड़ की चोटी तक जाता था। मोहुआ हल्के और सुंदर कदमों से सीढ़ियां चढ़ रहा था और पूरे समय एक धुन गुनगुना रहा था। लेकिन जब वह जीर्ण शीर्ण मंदिर के सामने पहुंचे तो उनके कदम ठिठक गए। किसी को भी नहीं। मंदिर उजाड़ था, वहां किसी का कोई निशान नहीं था और दिव्य विचार ने पर्वत देवता की उपस्थिति का पता नहीं लगाया। मोहुआ ने ध्यान से देखा कि वेदी की मेज पर रखे प्रसाद कुछ उबले हुए बन फफूंद लग गए थे और कुछ फल सूख गए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि वे वहां कितने समय से थे। वेदी की मेज पर कोई मांस नहीं था, केवल एक शराब का प्याला था। प्याला भरा हुआ था, लेकिन शराब से नहीं, बल्कि इसमें बारिश का पानी भरा था जो पहाड़ी बारिश के दौरान छत से बहकर आया था। इसकी सतह तो साफ थी लेकिन तली तलछट से भरी हुई थी। ये निराशाजनक लग रहा था। मोहुआ को सहानुभूति का एहसास हुआ। कितना दयनीय पर्वतीय देवता है। भगवान पीला पर्वत। मोहुआ ने कुछ बार आवाज लगाई, लेकिन उसकी आवाज की गूंज खाली मंदिर और टपकती छतों के बीच गूंजती हुई गायब हो गई और अंततः उसकी आवाज पहाड़ों के एकांत में लुप्त हो गई। घर पर नहीं हो। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। उसे कुछ खोने का एहसास हुआ, मानो वह किसी दोस्त से मिलने के लिए लंबी दूरी तय करने के बाद यह पाता है कि उसका दोस्त बाहर गया हुआ है। लेकिन ये सही नहीं है। एक पर्वत देवता, वह कहाँ जा सकता है अपना मंदिर छोड़कर? मोहुआ ने मंदिर के चारों ओर देखा, जो छोटा था और चारों तरफ से जीर्ण शीर्ण था, लेकिन अभी भी भगवान पीले पर्वत का कोई निशान नहीं था।
मोहुआ ने अचानक प्रेरणा पाकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन्होंने दैत्य प्रधान नेताओं और भेड़ सींग वाले प्रवर्तकों के मज्जा को परिष्कृत करने से प्राप्त दिव्य इंद्रिय के हल्के सुनहरे रक्त की कुछ धाराओं को महसूस किया, जिससे उनके दिव्य इंद्रिय अवतार के भीतर कंपन होने लगा। मोहुआ को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसने दिव्य इंद्रिय के मंद सुनहरे रक्त के खिंचाव का अनुसरण किया। वह मंदिर से बाहर निकला, खंडहर हो चुकी इमारत का चक्कर लगाया और मंदिर के पीछे एक कोने में छिपी एक छोटी सी कुत्ते की मूर्ति देखी। कुत्ते की मूर्ति अपनी धूसर और गंदी सतह के साथ अपना सिर नीचे झुकाए घास में पड़ी हुई थी और उसमें जीवन की थोड़ी सी भी सांस दिखाने की हिम्मत नहीं थी। मोहुआ छोटे कुत्ते की मूर्ति के सामने बैठ गया और चुपचाप अपनी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। छोटे कुत्ते की हिम्मत नहीं हुई हिलने की। अरे, मोहुआ ने धीरे से कहा। किसी कारण से छोटे कुत्ते की मिट्टी की आंखें कुछ घबराई हुई लग रही थीं। पर्वत भगवान, मोहुआ ने धीमी आवाज में फिर पुकारा। मिट्टी का कुत्ता अपनी आंखें बंद करने के लिए बेताब लग रहा था। आखिरकार आप एक पर्वत देवता हैं, क्या एक छोटे कुत्ते में छिपना शर्मनाक नहीं लगता? मोहुआ ने कहा। छोटे कुत्ते को मन ही मन शर्म महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। मोहुआ का चेहरा थोड़ा नाखुश हो गया और उसने 3 उंगलियां उठाते हुए सख्ती से कहा, मैं केवल 3 तक गिनने जा रहा हूं, और यदि आप बाहर नहीं आए तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। 3, 2। इससे पहले कि वह 3 तक गिनती पूरी कर पाता, कुत्ते की मूर्ति से धुएं के गुबार उठने लगे, जिससे लॉर्ड येलो माउंटेन का पतला और लंबा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। ये देखकर कि मोहुआ बहुत मिलनसार नहीं लग रहा था, लॉर्ड येलो माउंटेन ने उसे गर्मजोशी और स्नेह से अभिवादन किया। वहाँ, यह मेरा युवा मित्र है। पहाड़ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं बस धूप सेक रहा था और गलती से सो गया। दूर से आपका स्वागत न करने के लिए मेरी अशिष्टता को क्षमा करें। मोहुआ ने हैरान होकर आसमान की ओर देखा। ये जगह छाया में है, आप किस धूप में धूप सेक रहे हैं? भगवान येलो माउंटेन कठोर हो गए और मुस्कुराने लगे। छाया में धूप सेंकना गर्म और ठंडा दोनों होता है। मोहुआ द्वारा आगे पूछताछ किए जाने के डर से उसने जल्दी से विषय बदल दिया। मेरे युवा मित्र, क्या तुम किसी कारण से मुझसे मिलने आए हो? मोहुआ का ध्यान सचमुच भटक गया था। हम। मोहुआ ने सिर हिलाया और बोलने ही वाला था कि उसने लॉर्ड येलो माउंटेन की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, क्या आप इस छोटे कुत्ते के अंदर हमेशा के लिए रहने वाले हैं? लॉर्ड येलो माउंटेन ने धीरे से कहा, जैसे कि मैं चाहता हूं। अगर यह आपसे छुपाना न होता। यह विचार आते ही लॉर्ड येलो माउंटेन अचानक रुक गए और खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं छिपा था? नहीं कि मैं यहाँ धूप सेक रहा था। यहाँ वह एक निम्न स्तर पर गिर गया था, एक छोटे से मिट्टी के कुत्ते के भीतर रहते हुए अपनी गरिमा की भी परवाह नहीं की, यहाँ तक कि अपने पर्वतीय देवता मूल को भी छिपाया, और फिर भी उसे ढूंढ लिया गया। मोहुआ ने उत्तर दिया, मैंने इसे महसूस किया। महसूस किया? हम। मोहुआ ने सिर हिलाया। मुझे लगा जैसे तुम यहीं हो, फिर मैं देखने आया और यकीनन तुम यहीं थे। भगवान येलो माउंटेन की खोपड़ी झंझना उठी। ये खत्म हो चुका था, वह इस छोटी सी विपत्ति से बच नहीं सकता था। ये पूरी तरह से अपमानजनक था। एक चमकदार छोटा भूत डरावना नहीं था, लेकिन सबसे डरावनी चीज एक छोटा भूत था जो न केवल चतुर था बल्कि अत्यंत अंतर्ज्ञानी भी था। आप ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार के लिए तैयार नहीं हो सकते। भगवान येलो माउंटेन ने आह भरी और धीरे धीरे मिट्टी के कुत्ते की मूर्ति से बाहर निकले, अपने हाथ से निमंत्रण देते हुए कहा, कृपया यादें ताज़ा करने के लिए मेरे विनम्र निवास पर आएं। पर्वत देवता के नेतृत्व में मोहुआ ने पर्वत देवता का अनुसरण करते हुए मंदिर के खंडहरों में प्रवेश किया। भगवान पीला पर्वत नीले धुएं के गुच्छों में परिवर्तित हो गए, तथा वे अभी भी वेदी के केंद्र में पर्वत देवता की मिट्टी की मूर्ति में निवास कर रहे हैं। मोहुआ वेदी की मेज के किनारे पर बैठे भगवान येलो माउंटेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बातें कर रहे थे। लेकिन भगवान येलो माउंटेन थोड़ा संयमित लग रहे थे, जिससे मोहुआ ने सवाल किया, मैं तुम्हें खाने नहीं जा रहा हूं, तो तुम इतने डर क्यों रहे हो? लॉर्ड येलो माउंटेन हे कहकर हंसे और मन ही मन सोचा, तुम्हें लगता है कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। लेकिन बाहरी तौर पर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, मेरे युवा मित्र, तुम स्पष्ट विचारों वाले हो और तुम्हारा ताओवादी हृदय दर्पण की तरह पारदर्शी है, जो सामान्य से ऊपर है। मैं तुमसे परिचित होने के लिए इससे अधिक उत्सुक नहीं हो सकता, तो मैं तुमसे क्यों छिपूंगा? मोहुआ को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने जिज्ञासा से भगवान येलो माउंटेन की ओर देखा और पूछा, पर्वत भगवान, क्या आप अतीत में बहुत शक्तिशाली थे?
लॉर्ड येलो माउंटेन रुक गए, उनकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। तुम्हें कैसे पता चला? मैं अनुमान लगाया। लॉर्ड येलो माउंटेन ने अपना सिर हिलाया। क्या मैं शक्तिशाली दिखता हूँ? मुंह हुआ की निगाहें स्पष्ट थीं जब वह शांति से बोला। शरीर 1 हाथ लंबा, पंजे 7 फीट, गहरे भूरे रंग का फर, पहाड़ पर दिव्य उपस्थिति, गहरी सांस, ताजा खून से सनी आंखें, आपके चारों ओर असीम क्रूरता और द्वेष।